बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 जून और दिन है मंडे का। दो बड़ी खबरों के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बिल आखिर वो खबर आ गई है अमेरिका से, जिस खबर का इंतज़ार किया जा रहा था। इमरान खान साहब की रिहाई के अहकामात या हिदायत जो हैं वो दे दी गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, क्या राब्ता हुआ, कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी इमरान खान साहब का जिक्र जो है वो आया, और अब इमरान खान साहब की रिहाई का जो एक मैसेज पहुंचाया जाना था वो बाकायदा तौर पर पहुंचा दिया गया है। क्या होने जा रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर ट्रंप की जानिब से आखिर दोस्ती का जो हक है वो अदा कर दिया गया है। क्या दोस्ती ट्रंप की जानिब से निभाई गई, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि जो निज़ाम है वो तब्दील होने जा रहा है। ये निज़ाम की तब्दीली की जो तस्दीक है वो भी एक बयान की शक्ल में सामने आ गई है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसकी जो तस्दीक है वो कर दी है। क्या तस्दीक की गई है, क्या स्टेटमेंट सामने आई है, क्या निज़ाम तब्दील हो रहा है, इन हाउस बड़ी तब्दीली आने जा रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं फखरुर रहमान साहब। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा कि मैं अक्सर फखरुर रहमान साहब जो हैं इनको कोट करता रहता हूँ, इनको क्रेडिट देता रहता हूँ। इनकी जो खबरें होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं। इन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट के जरिए एक खबर दी है। लिखते हैं जी ब्रेकिंग न्यूज़, ये बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप जो है वो तस्वीर जो है वो आप देख भी लें। लिखते हैं जी कि ब्रेकिंग न्यूज़, रिलीज इमरान खान पॉलिटिकल वर्कर्स रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी मैसेज हैज़ बीन कन्वेड टू मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इमरान खान साहब की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये मैसेज जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको पहुंचा दिया गया है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से। अ क्रेडिबल डिप्लोमेटिक सोर्सेस क्लेम्स, डिप्लोमेटिक सोर्सेज जो हैं और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज, उनकी जानिब से ये जो क्लेम है वो किया गया है। इमरान खान वाज ऑफर्ड डील ही रिफ्यूज्ड, अनबिलीवेबल। और इसके बाद इमरान खान साहब को एक डील भी ऑफर की गई, लेकिन उस पर भी इमरान खान साहब ने फिर से जो इनकार है वो कर दिया। ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, आखिर में वो ये एक लाइन लिखते हैं। अब ये किसकी तरफ इशारा था, जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ट्रंप की जानिब से ट्रंप इन दोनों की जो मुलाकात हुई, और इस मुलाकात का जो अहवाल है, अंदरूनी कहानी सुहेल राइश ने अपने कॉलम के जरिए बताया, और उसमें उन्होंने लिखा कि इमरान खान साहब का जब जिक्र आया तो ट्रंप ने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मुस्कुरा दिए, और उसके बाद कुछ तंजिया जो जुमले थे वो उनकी जानिब से कहे गए और बात को मजाक में जो है वो उड़ा दिया गया। यानी कि आर्मी चीफ ने जो बात की कि इमरान खान ने नो में ही किया, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया और मजाक में उड़ा दिया और मुस्कुरा गए। तो उनका जो मुस्कुराना था वो यूं ही नहीं था, बड़ा मानी खेज था। और फिर उसके बाद अब ये जो खबर है वो सामने आ गई है कि बाकायदा तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मैसेज पहुंचा दिया है। अब नाजरीन इस खबर में अगर हम इस खबर का थोड़ा सा एनालिसिस करूं, मैं खुद अगर एनालिसिस करूं तो इस किस्म की बहुत सारी जो खबरें हैं वो सामने आई हैं, बहुत सारे दावे भी सामने जो है वो आए हैं, लेकिन बाद में वो जो दावे थे वो दुरुस्त साबित नहीं हो पाए। मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर इस वक्त जो हैपनिंग्स हो रही हैं, ये जो अमेरिका वाला मामला था, अमेरिका वाली कहानी थी, या वहाँ से कोई पैगाम आना था, ये जो चैप्टर है वो अब क्लोज हो चुका है। मैं ये चीज़ जो है वो समझता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, फखरुर रहमान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये दावा करना और डिप्लोमेटिक सोर्सेज, क्रेडिबल डिप्लोमेटिक सोर्सेज का हवाला देकर ये दावा करना, तो ज़रूर अंदर खाने कुछ ना कुछ जो है वो पक रहा है। लेकिन अगर बज़ाहिर कुछ जो हैपनिंग्स हो रही हैं उनको अगर हम देखें तो उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका वाला जो चैप्टर है ये क्लोज हो चुका है। और इमरान खान साहब ने कभी अमेरिका वाले चैप्टर की बात भी नहीं की थी, और ना ही इस किस्म की कोई जो उम्मीद है वो उन्होंने लगाई थी। इमरान खान साहब हमेशा यही कहते थे कि अदालतों के जरिए मेरिट पर वो जो रिहाई है वो चाहते हैं। तो एक तो खबर ये थी जी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है जी वो ये है कि ट्रंप ने दोस्ती का जो हक है वो अदा कर दिया है, दोस्ती की जो लाज है वो रख दी है। और ये दोस्ती नेतन्याहू और ट्रंप के जो दोस्ती है उसकी बात कर रहा हूँ। फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया गया है ट्रंप की जानिब से, और इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा डिफेंड किया है नेतन्याहू को। और क्या डिफेंड किया है जी, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं,
और अदालतों में उनको इसका जो सामना है फेस भी उनको करना पड़ रहा है, करप्शन के मुकदमात हैं। तो इन मुकदमात को ट्रंप ने जी सियासी मुकदमात, सियासी तनकीद, इंतकामी मुकदमात करार दिया और कहा है जी कि जिस तरह से उनके अगेंस्ट मुकदमात थे, इस तरह से वहाँ पर भी जो मुकदमात हैं वो उनके अगेंस्ट जो है वो चल रहे हैं। और ये कहा गया है जी ट्रंप की जानिब से कि ये जो अदालती कार्रवाई है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम है जो कि ट्रंप की जानिब से दिया गया है। और फिर जो एक इब्राहिम मुआहदा है उस हवाले से भी ट्रंप से सवाल किया गया, तो इस पर ट्रंप की जानिब से बताया गया कि इस इब्राहिम मुआहदे में आइंदा आने वाले कुछ अरसे में बड़े जो ग्रेट ममालिक हैं वो भी शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ग्रेट जो ममालिक हैं वो शामिल होंगे और वो भी तस्लीम करेंगे। फर्स्ट फेज में तो जाहिर सी बात है जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर सऊदीया जो है, या जो कतर है, या कुवैत है, या जो दुबई है, ये कंट्रीज जब तस्लीम कर लेंगे तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का कोई इशू ही नहीं रहेगा। फिर इनके सामने भी ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी कि यहाँ से भी कोई जो वाज़ेह मौक़िफ़ है या कोई जो फैसला है वो फिर सामने आएगा ही आएगा। तो बहरहाल जी ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं और ये भी कहा गया जी कि हम इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े अरबों रुपए जो है वो भी सालाना खर्च करते हैं। और फिर ये कहते हुए उन्होंने कहा जी कि अदालती जो कार्रवाई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी नेतन्याहू के अगेंस्ट। तो एक तरह से खुलकर सामने आ गए हैं ट्रंप नेतन्याहू को डिफेंड करने में और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई को ख़त्म करने में। नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि केपी जो हुकूमत है, केपी हुकूमत में तब्दीली के लिए भागदौड़ शुरू हो चुकी है और इस हवाले से एक स्टेटमेंट मौलाना फजल रहमान ने दी है और ये स्टेटमेंट इस बात की तस्दीक कर रहा है जी कि केपी में इन हाउस तब्दीली के लिए जो कोशिशें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जो ठीक है बजट या अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ खेल रहे हैं, बजट भी पास कर दिया, लेकिन जो मादनियात मिनरल्स वाला बिल था वो अभी तक पेंडिंग है और इसे जो हमारी मुक़्तदरा है वो पास करवाना चाहती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीटीआई की हुकूमत होते हुए तो ये बिल वो पास नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इन हाउस तब्दीली और फिर उसके बाद ये जो बिल है वो पास करवाया जाए, ये इस वक्त मुक़्तदरा की कोशिश है जो नज़र आ रही हैं इस वक्त चीज़ें। मौलाना फजल रहमान ने भी अचानक से एक बयान दिया है, बड़ी अचानक से उनका ये स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने केपी हुकूमत के ऊपर जो तनकीद है वो की है। अब जो उनकी तनकीद है वो दुरुस्त है, फैक्ट्स के ऊपर मबनी है। ये सारी चीज़ों को आप फिलहाल साइड पर रखें क्योंकि ये तनकीद पहले भी की जा सकती थी, पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप निकाल सकते थे और तनकीद कर सकते थे, लेकिन अब तनकीद करना यानी कि ये जो एक कहानी बताई जा रही थी जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जी कि मौलाना फजल रहमान जो है उनको अब फ्रंट के ऊपर लाया जाएगा। और कुछ नंबर गेम भी अगर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस वक्त केपी में नंबर गेम क्या और क्या वाकई ये मुमकिन हो पाएगा जो तब्दीली केपी में बताई जा रही, क्योंकि पीटी की अच्छी खासी तादाद है। देखिए 145 कुल नशिस्तें हैं केपी में, जिनमें से 120 तो बरह रास्त इंतखाबात की हैं, जबकि 25 जो हैं वो मखसूस नशिस्तें हैं। अब पीटीआई की 145 में से या 120 में से 93 नशिस्तें हैं पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद, और जो अपोजिशन जमातें हैं सारी पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, एएनपी और बाकी जो जमातें हैं इनकी मिलाकर 27 नशिस्तें हैं। तो 93 कहाँ और 27 कहाँ, 2/3 अक्सरियत है। अगर मखसूस नशिस्तें मिलती हैं फिर तो 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा बनता है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि केपी की हुकूमत जो है वो तब्दील की जा सके, लेकिन मुमकिन कैसे बनाया जाएगा ये ज़रा आप जहन में रखें। 27 में से 25 मखसूस 27 नशिस्तें अपोजिशन के पास हैं, इसमें से 25 नशिस्तें मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनको मिलने जा रही हैं इस अपोजिशन इत्तेहाद को। तो ये टोटल बन जाएंगी 52। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने पर खड़ी है? 93 पर। अब वज़ीर आला बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए आपको चाहिए 73। 30 जो पीटीआई के एमपीएज हैं इनके हवाले से दावा किया जा रहा है जी कि वो तैयार बैठे हैं, यकीन दहानियाँ करनी है कि आप जब कहेंगे हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो 30 बनने के बाद यहाँ से अगर 30 ज़्यादा होते हैं तो 93 में से आप जो 30 है वो कम कर दें, तो 93 में से 30 आप कम करते हैं तो 63 बन जाते हैं, और 52 में आप अगर 30 मिलाते हैं तो ये 82 बन जाते हैं। तो बड़ी आसानी से आप जो अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाता है तो फिर उसके बाद ये जो तब्दीली है वो की जा सकती है। 83 और 63, 82 और
63 हो जाएगा। तो इससे जी आप अपना जो वज़ीर आला वो ला सकते हैं, और वो मौलाना फजल रहमान को लॉलीपॉप दिया गया जी कि आपका जो एक वज़ीर आला होगा वो फिर आपका होगा, या पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कुछ एक्शन इस तरह से हो रहे हैं, उन्हें काबीना में भी शामिल किया जा रहा है। अगर उनका वज़ीर आला, खैर उनकी ऑलरेडी सिंध में हुकूमत है, तो केपी में मौलाना फजल रहमान जो है उन्हें ही लाए जाने की तैयारियां हैं। तो ये एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो मौजूद है। बहरहाल जी जिस तरीके से हमने देखा कि 26वीं तरमीम पास हुई, उसमें भी वोट ज़बरदस्ती जो थे वो मुबैना तौर पर डलवाए गए ज़ोर ज़बरदस्ती से। तो उस तरमीम के बाद और पार्लियामेंट में जिस तरह से ये मुंतखब हुकूमत बनाई गई है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद केपी हुकूमत की जो तब्दीली है वो कोई ज़्यादा बड़ा मसला अब नज़र नहीं आती। अदरवाइज़ तो अगर इमरान खान साहब अगर बाहर होते, जेल में ना होते, और जितनी नशिस्तें हैं पीटीआई के पास, तो ये नामुमकिन था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो वहाँ से तब्दील की जाए, इन हाउस तब्दीली हो। फिर दूसरी एक बड़ी हर्डल ये भी है कि पंजाब केपी के अंदर से जिस तरह की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो रेजिस्टेंस पंजाब में नहीं है। जिस तरीके से एहतजाज पीटीआई ने किया, लेकिन फिर वो एहतजाज जो थे वो वापस हुए, और बहरहाल वो एहतजाज में भी बड़ी तादाद केपी से आई थी। तो केपी के अंदर तब्दीली के बाद रेजिस्टेंस बड़ा फेस करना पड़ेगी, उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सारी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं जी, मुश्किलात हैं कि पीटीआई की हुकूमत इस तरह से आप तब्दील कर लेंगे। मुजम्मत का बड़ा जो सामना है वो केपी से करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर भी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद जो तब्दीलियाँ थी वो की गई, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों को अगर हम माइंड में रखें तो फिर मुश्किल नहीं है। और फिर इसके बाद एक 27वीं तरमीम का भी शोर है कि 27वीं तरमीम आएगी और उसमें और कुछ बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो की जाएंगी। और अगर केपी में हुकूमत आ जाती है मौलाना की, तो फिर उसके बाद जो मिनरल बिल्स है वो भी पास करवा लिया जाएगा, और फिर इसके बाद ट्रंप की जो खुशनुदी है वो मज़ीद हासिल कर ली जाएगी। आखिरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो ये है कि गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। पहले अनाउंस किया गया जी कि 50% गैस महंगी की जा रही है। अब इसका बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। तो मज़ीद महंगाई के लिए आप तैयार हो जाएं। अभी तो गर्मियां हैं, लेकिन सर्दियों में आप देखेंगे गैसों के जो बिल हैं आपके वो कहां पर पहुंचेंगे। मज़ीद 50% आपकी जो गैस है वो महंगी हो गई है। महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है मुल्क में वो अलहदा है। बिजली के अभी जब आपके बिल्स जो आ रहे हैं वो अच्छे खासे आएंगे। अभी तो गर्मियां भी चल रही हैं, गर्मियां ख़त्म होंगी तो सर्दियों में गैस के जो बिल है वो आएंगे। और गैस और बिजली को छोड़कर अगर आप दीगर अशिया की जानिब जाएँ तो वो भी अच्छी खासी महंगी हैं। तो गरीब आदमी बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, या रोज़गार जो है वो कमाए, अपने बच्चों को खिलाए, वो क्या क्या काम करे। सूरत हाल इस वक्त ये बन गई है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका आलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है, आलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। या तो अमीर लोग हैं या तो गरीब लोग हैं, दरमियान में अब कोई बात नहीं है। गरीब कौन जी जिनको 2 वक्त की रोटी में असर नहीं है, और अमीर कौन है जी जिनके पास इतना पैसा है कि इतनी गरीब महीने में कमाता नहीं है जितनी उनकी दिन का खाली गाड़ियों का पेट्रोल है। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी शाखर्चियाँ आप देखें तो वो उधार लेते हैं, और उधार वापस करने के लिए उधार लेते हैं, उधार का सूद वापस करने के लिए उधार लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको खर्च कहाँ पर करते हैं, अपने स्विमिंग पूल बनाने में खर्च करते हैं, अपने जो गाड़ियाँ ख़रीदने में खर्च करते हैं, गाड़ियाँ का पेट्रोल ख़रीदने में खर्च करते हैं। जजों की जो तनख्वाहें हैं, इंसाफ तो नहीं मिल रहा, लेकिन जजों की जो तनख्वाहें हैं वो दुगनी कर दी गई हैं। पहले 13-13 लाख जज की तनख्वाह होती थी, अब 26 लाख के करीब जो जज है उनकी तनख्वाह हो गई है। और ना सिर्फ ये कि 26 लाख तनख्वाह कर दी है, बल्कि आपने मज़ीद इजाफा भी कर दिया है जजिस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और केसेस की अगर आप पेंडेंसी देखें ना, तो केसेस की पेंडेंसी अभी भी कोई 55,000 से ऊपर है, यानी कि 55,000 से ज़ायद केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। भाई अगर आपने तनख्वाहें डबल कर दी हैं, आपने नए जजिस शामिल कर दिए हैं, तो केसेस क्यों पेंडिंग है? वो तो तेज़ी तेज़ी से आप निपटाएं। नई प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, आइनी बेंच बनाए जाने, और उस आइनी बेंच में 6-6, 10-10 जजों ने बैठना है और उन्होंने सारा दिन मखसूस नशिस्तों का केस सुनना है, और उसका फैसला ये आ रहा है कि पीटीआई से मखसूस नशिस्तें लेकर जो अपोजिशन है उनको दे दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद कमज़ोर किया जाए। तो ये इस वक्त अदालतों के अंदर भी हो रहा है। बहरहाल जी देखिए मज़ीद क्या अपडेट्स होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।